मेरा नाम अंजना है। मेरा मूड बहुत खराब था क्योंकि आज मेरे लिए रिश्ता आया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा शुरू से ही ड्रीम था कि मेरा रिश्ता किसी अमीर घर से आए। मेरी जिस लड़के से शादी हो वो बहुत ही अमीर हो, मुझे बहुत खुश रखे। क्योंकि हमेशा मैंने अपने माता पिता से जो डिमांड की थी, उन्होंने मेरी उस डिमांड को कभी पूरा ही नहीं किया था। बचपन से लेकर जवान होने तक मैं हर चीज के लिए तरसती थी। कई बार जिद करने पर भी मुझे मेरी पसंद का सामान नहीं मिलता था। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का, बनने संवरने का बहुत शौक था, मगर माँ कहती थी कि हम फिजूल खर्ची नहीं करते, और अब तो वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें। हम 3 बहनें थीं। मेरी दोनों बहनों की भी शादी जल्दी कर दी गई थी। मेरी दोनों बहनों की जहाँ शादी हुई थी वो मामूली से लोग थे। मैं चाहती थी कि मेरी शादी तो अमीर लड़की से हो, और मैं शुरू से ही अपने माता पिता से यही कहती आई थी। लेकिन अब जो मेरे लिए रिश्ता आया था, पता नहीं वो कैसे लोग थे। मुझे उम्मीद थी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ऐसा ही परिवार देखा होगा जैसे मेरी दोनों बहनों का है। मेरी दोनों ही बहनें मामूली से घर में शादी करके गई हैं। उनके पति भी सिर्फ मामूली सी शक्ल के ही हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी भी मेरी बहनों की जैसे ही ससुराल में हो। मेरी तो सोच ही बहुत अलग थी। मैं स्कूल से जब घर आई और मुझे पता चला कि मेरे लिए रिश्ता आया है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही इनकार करना शुरू कर दिया था। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी कि लड़के वाले थोड़ी देर में आने वाले हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने अभी भी मना किया तो मम्मी कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, एक बार लड़के को देख लो। तुम्हारे लिए अच्छे ही रिश्ते की तलाश की है क्योंकि तुम्हारे दिमाग तो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। माँ ने मुझे हमेशा की तरह समझाया, मगर मेरी अकल में ये बात कहाँ समानी थी। 2 घंटे बाद जब लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए तो लड़के को देखकर मैं दंग रह गई थी। लड़का बहुत अच्छा था, उसके घर वालों का पहनना ओढ़ना भी अच्छा था। इस हिसाब से यही लग रहा था कि ये लोग खाते पीते घर के हैं। उन्होंने तो मुझे पसंद कर लिया था। लड़के के माता पिता नहीं थे, उसके भैया भाभी थे और ना ही कोई बहन थी। मेरे मम्मी पापा को भी लड़का पसंद आ गया था। लड़के को देखने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा था और फिर मैं खामोशी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मेरा पति देखने में बहुत अच्छा था और मुझे उससे उम्मीद थी कि वो मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। मेरी शादी हुई तो विदाई के समय मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अपने घर में हमेशा बसने की कोशिश करना, कभी लड़ झगड़ कर यहाँ आओगी तो हम तुम्हारे हक में कभी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यही था कि वो लोग मुझे इस घर से भेजकर मुझसे सारे संबंध खत्म कर देना चाहते थे कि उनका आशीर्वाद था या फिर कुछ और, मैं समझ नहीं पाई थी। फिलहाल जब लड़की की शादी हो जाती है तो मायके में उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो विदाई के समय ही मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी थी कि मेरे दिल को लग गई थी, और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के घर में खुश रहूंगी तो मुझे क्या जरूरत है अपने माता पिता के घर जाने की। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आई तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था। मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुराल का घर काफी बड़ा था। घूंघट की आड़ से मैं अपने घर को देखकर चौंक रही थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे सास ससुर जिंदा नहीं थे। वैसे भी मैंने टिपिकल सास ससुर के बारे में सुना हुआ था जो बहुओं की जिंदगी में रुकावट पैदा करते हैं। मेरा घर सच में बहुत सुंदर था। मेरी जेठानी की एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 12 साल थी। अपने चाचा की शादी पर वो भी बहुत खुश थी। वो मेरे बराबर में आकर बैठ गई थी और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगी। मैं दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी आंखों में ढेर सारे सपने थे कि जो ऐश मुझे अपने घर पर नहीं मिला वो मुझे यहाँ जरूर मिलेगा। मैं यहाँ पर अपने पति से अपने सारे नखरे पूरे करवाया करूंगी। मेरी जेठानी का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने ही अपने देवर की शादी की थी। वो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि मेरा देवर मेरी औलाद की तरह है। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है, अब तुम उसका ख्याल रखने वाली आ गई हो। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। मैं कमरे में गई तो मैंने अपना घूंघट हटाकर चारों तरफ गौर गौर से देखा था। मेरे कमरे को सफेद और लाल फूलों से बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने झट से अपना घूंघट नीचे किया और मैं नजर झुकाकर बैठ गई थी। मेरा पति जब मेरे बराबर में आकर बैठा तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मेरे पति ने मुझसे बात करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। मेरे पति ने मुझे सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। पहली बार मैंने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी थी। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझसे कहा था
कि तुम्हें इस घर में मेरी भाभी के साथ मिलजुल कर रहना है। भाभी ने बचपन से लेकर अब तक मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं वही करूँगी जैसा आपको अच्छा लगता है। मेरा पति खुश हुआ था और फिर उसके बाद मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। शादी के अगले दिन जब मैं तैयार होकर रसोई में गई तो मैंने अपने हाथ से पहली बार खाना बनाया था। मेरे जेठ की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। शादी के अगले ही दिन मुझे इतना अच्छा नाश्ता परोसा गया था कि ऐसा नाश्ता मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। मैं तो अपने आप को जैसे किसी महल की मलिका समझ रही थी। मेरी दोनों ही बहनों की ससुराल बस मामूली सी थी। शादी के 2 दिन बाद जब मैं अपने मायके गई, वहां पर मेरी बहनें भी आई हुई थी। मैं उन दोनों से बड़े घमंड के साथ बात कर रही थी, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों खामोशी से मेरी बातों को सुन रही थी। मुझे खुश देखकर मेरे माता पिता भी खुश थे। मैं जानबूझकर अपने मायके गई थी ताकि अपने मायके वालों को ये जता सकूं कि मेरा पति और मेरा ससुराल कितना अच्छा है। मेरी जेठानी मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं करती थी। मेरी शादी को धीरे धीरे 1 हफ्ता होने वाला था। हम सब लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। मेरी जेठानी ने बातों ही बातों में कहा कि अरुण, तुम कब जा रहे हो? ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा शायद हम दोनों कहीं हनीमून पर जा रहे हैं। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी थी और सोच रही थी कि पता नहीं मुझे अरुण कहाँ लेकर जाएंगे। लेकिन जब मेरे पति ने पलटकर उन्हें जवाब दिया और कहा कि जी भाभी, मैं 2 दिन के बाद ही यहाँ से निकलने वाला हूँ, कंपनी से तो बार बार फोन आ रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं अभी कुछ दिन और अंजना के साथ गुजार लेता हूँ। मैंने चौंक कर कहा कि कौन सी कंपनी और अब कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस सवाल पर मेरी जेठानी कहने लगी कि अरुण ने तुम्हें नहीं बताया कि अरुण शादी के बाद मुंबई जाने वाला है। मैं कहने लगी कि मुंबई में क्या है? मेरे पति हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ करना अंजना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल शादी से पहले मैंने अपनी सारी जिंदगी मौज मस्ती में ही गुजार दी है। मैंने कभी पैसे कमाना जाना ही नहीं। लेकिन अब भैया भाभी ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। अब मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है। मैं भला कब तक भैया के पैसों पर अपनी जिंदगी गुजारता रहूंगा? अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैंने शादी से पहले ही अपनी नौकरी की बात कर ली थी। इस शहर में तो मेरी नौकरी कहीं नहीं लग पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर ही चला जाता हूँ। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगा। भैया यहाँ पर भी मेरे लिए नौकरी तलाश करते रहेंगे। जैसे ही मेरे लिए उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो मुझे फौरन ही यहाँ पर बुला लेंगे। लेकिन तब तक के लिए तो मुझे वहाँ पर ही जाना होगा ना। मैं तो अरुण की इस बात पर शॉक्ड रह गई थी कि क्या वो पहले कोई काम नहीं करता था। मैंने अपने पति से कहा, तो क्या हुआ, ये सब कुछ आपका नहीं है? मेरा पति कहने लगा कि नहीं, ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरे भैया का है। लेकिन भैया ने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला है। उनका कहना है कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। अरुण की बात सुनकर मेरा तो मूड ही खराब हो गया था। मेरी जेठानी कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम लोग चाहो हमारे घर में रह सकते हो। अरुण की अच्छी नौकरी लग जाएगी, अरुण पैसे कमाने लगेगा तो अपना घर भी खरीद लेगा। मैंने एक झटके से अपनी जेठानी की तरफ देखा और कहा, क्या ये घर भी अरुण का नहीं है? वो कहने लगी कि ये घर तो मेरे पापा ने मुझे दहेज में दिया था। दरअसल जो हमारी ससुराल थी जिसमें मैं शादी करके आई थी, उस घर को हम लोगों ने बेच दिया था क्योंकि मेरे ससुर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। उनको बचाने के लिए हमने अपना घर तक दांव पर लगा दिया था। उनका इलाज करवाया, उनको बचाने की हर हद तक कोशिश की, मगर ससुर जी इस दुनिया से ही चले गए। घर बिकने के बाद हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए थे। अब मैं अपने देवर को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं अरुण को भी यहाँ लेकर आ गई। अरुण बिल्कुल मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह है। उस हिसाब से तुम भी मेरी छोटी बहन हुई। ये घर तुम्हारा भी है। मुझे उम्मीद है अरुण अपनी मेहनत और कामयाबी से सब कुछ ठीक कर लेगा। अपनी जेठानी की बात सुनकर तो मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बुरी लगने लगी थी। तो क्या जो मैं समझ रही थी वो सब कुछ दिखावा था? ये घर, इस घर में लगा हुआ पैसा, इस घर की हर एक चीज मेरी नहीं बल्कि मेरी जेठानी की थी। मुझे तो लगा था कि दोनों भाइयों ने मिलकर इस घर को बनाया होगा, लेकिन ये घर तो मेरी जेठानी अपने दहेज में लेकर आई थी। मुझे अपनी किस्मत बुरी लग रही थी और उससे भी बुरा लग रहा था मुझे मेरा पति, जिसका यहाँ कुछ तो था नहीं, बल्कि वो मुझे इन लोगों के टुकड़ों पर छोड़कर भी जा रहा था। मैं तो अपने पति से बहुत नाराज हुई थी। मैं उसी समय उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मेरे पीछे पीछे मेरा पति आया और कहने लगा कि चलो हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैंने अपने पति को झिड़क दिया और कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। मैं उनको गुस्सा दिखाने लगी थी।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किस चीज का गुस्सा कर रही हूँ। फिर उन्हें समझ आया तो उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहने लगे कि अच्छा, तुम मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे नखरे दिखा रही हो। देखो, मैं वहां जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूंगा। मैंने कहा, तुम सारी जिंदगी यहाँ रहे हो तो शादी के बाद भी काम करने के लिए दूर क्यों जा रहे हो? सारी जिंदगी तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर बिठाकर खिलाया है ना, तो क्या शादी के बाद वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को घर बिठाकर दोबारा से नहीं खिला सकते? मेरा पति कहने लगा कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ। शादी से पहले की बात और होती है और शादी के बाद कुछ और बात होती है। अब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो। पहले मैं अकेला था, अब हम 2 हो गए हैं, और फिर भगवान ने कभी हमें खुशी दिखाई तो हम 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5 भी हो सकते हैं। क्या सारी जिंदगी भैया मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। मेरा पति मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा रहा था, लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे घर से बाहर ले गया था। मेरी मर्जी नहीं हो रही थी कि मेरा पति मुझे छोड़कर जाए। मैं जो अपने घर पर, अपने घर की हर चीज पर इतना उछल रही थी, अब मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने पति से कहा भी था कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मगर मेरा पति बार बार मुझे समझा देता कि मैं यहाँ इस घर में अब बिना नौकरी के नहीं रह सकता। मेरा पति कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर मुंबई चला गया था, जबकि हम लोग बनारस में रहते थे। उसके बिना घर में मेरा मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा के घर में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बहनें आती रहती थी, और मैं अपनी बहनों को ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि शादी के बाद तो मेरा नसीब ही फूट गया। मैं हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती थी। मेरा पति मुझे फोन करता तो मेरा उससे बात करने का भी मन नहीं करता था। इधर मेरी जेठानी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखती थी, मगर मुझे उसका साथ भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी बेटी हमेशा मेरे कमरे में आ जाती थी और जितना होता मेरे साथ वक्त बिताने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे तो अकेले ही अच्छा लगता था। मैं हर तरह से तंग होकर रह गई थी। शादी के बाद दिन ब दिन मेरा रूप निखरता जा रहा था। मेरा पति भले ही मेरे साथ न था, मगर इस घर में मुझे खाने पीने को बहुत अच्छा मिलता था। एक दिन मेरी जेठानी घर में मौजूद नहीं थी। मेरे जेठ जेठानी और उनकी बेटी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए हुए थे और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरी जेठानी मुझसे कहकर गई थी कि दूध वाले भैया आए तो उनसे दूध ले लेना। घर के दरवाजे की बेल बजी तो मैं समझ गई थी कि दूध वाले भैया ही आए होंगे। मैंने पतीला उठाया और दरवाजे पर दूध लेने के लिए चली गई। मैंने दरवाजा खोला तो दूध वाला कोई ज्यादा उम्र का नहीं था, बल्कि वो एक जवान और खूबसूरत लड़का था। उसे देखकर तो मेरी नजरें उस पर टिक कर रह गई थी और वो भी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैंने उससे कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तो वो जल्दी से घबरा गया था। वो शायद मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। मैंने पतीला आगे किया तो उसने उसमें दूध डाल दिया और फिर वो चला गया था। उस दिन मेरे जेठ जेठानी रात के समय घर वापस आए थे और जब वो घर आए तो मैंने देखा था कि मेरे जेठानी के हाथ में 2 शॉपर थे। मेरी जेठानी ने उसमें से एक बैग मुझे दे दिया था। उन्होंने कहा कि आज हम लोग शॉपिंग भी करते हुए आए हैं, मैं तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आई हूँ। मैंने जैसे ही वो साड़ी खोल कर देखी तो वो बहुत सुंदर थी। मैं उसे देखकर खुश हो गई थी और मैंने उनको थैंक यू कहा था। मैंने कहा, दूसरे वाले शॉपर में क्या है? तो मेरी जेठानी कहने लगी कि ये मेरी साड़ी है। उन्होंने शॉपर से साड़ी निकाल कर मुझे दिखाई। उनकी साड़ी देखकर मेरा चेहरा उदास हो गया था। उनकी साड़ी मेरी साड़ी से बहुत अच्छी थी। मुझे उनकी साड़ी ज्यादा पसंद आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, कैसी है? अच्छी है ना? ये साड़ी तुम्हारे भैया की पसंद की है। मैं अपना वाला शॉपर लेकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा पति मुझसे फोन पर बात करता तो बस उसे इधर उधर की बातें ही रहती थी। ना तो वो कभी कोई रोमांटिक बात करता था और ना ही कभी मुझे कोई गिफ्ट वगैरह देने की बातें करता था। अगले दिन जब वही दूध वाला लड़का दूध देने के लिए आया तो मेरी जेठानी किसी काम में लगी हुई थी। उस दिन फिर से मैंने पतीला उठाया और मैं दरवाजे पर दूध लेने के लिए चली गई। दूध वाला आज फिर से मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। उससे रहा नहीं गया तो उसने मुझसे पूछ ही लिया, क्या आप छोटे वाले साहब की पत्नी हो? मैंने कहा कि हाँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, क्योंकि आज तक बड़ी वाली मैडम ही मुझसे दूध लेती आई है ना। आपको तो मैं अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ। वो कहने लगा कि आजकल छोटे साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा कि वो काम के सिलसिले में मुंबई गए हुए हैं। दूध वाला कहने लगा कि बड़ी हैरानी की बात है, उनकी अभी नई नई शादी हुई है, ऊपर से उनकी पत्नी इतनी सुंदर है,
फिर भी वो आपको यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। छोटे साहब तो बड़े ही जालिम निकले। कोई भला अपनी इतनी सुंदर पत्नी को घर छोड़कर जाता है क्या, वो भी तब जब शादी को ज्यादा दिन भी न हुए हों। अगर मेरी पत्नी आप जैसी सुंदर हुई तो मैं तो उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि उसकी खातिर तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैंने कहा, अच्छा तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, पतीले में दूध करो और जाओ यहाँ से। इतनी ही देर में पीछे से भाभी की आवाज लग गई थी कि किससे बातें कर रही हो अंजना। मैं जल्दी से अंदर आ गई और मैंने कहा कि नहीं, किसी से नहीं, बस दूध वाला किसी का एड्रेस पूछ रहा था। रात को जब मैं अकेले अपने बिस्तर पर लेटी तो मुझे उस दूध वाले लड़के की बात याद आने लगी। वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और मेरी कितनी तारीफ भी कर रहा था। अभी तक इतनी तारीफ तो मेरे पति ने भी नहीं की थी। अब हर दिन मैं ही दरवाजे पर जाकर उससे दूध लेने लगी थी और इसी दौरान हम दोनों के बीच बातचीत भी हो जाती थी। वो इतनी अच्छी बातें करने लगा था कि मुझे वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। वो कुंवारा था और उसका नाम कपिल था। मैं उसे दूध वाले भैया कहकर पुकारती तो उसे बड़ा बुरा लगता था। वो कहता था कि आप मुझे कपिल कहकर पुकारा करो, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। अब मुझे कपिल अच्छा लगने लगा था। और कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं जो औरत की खूबसूरती देखकर उस पर अपनी नजर डालने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी बातों में अपना दीवाना बना लेते हैं। कपिल भी ऐसा ही था। उसने अपनी बातों से मुझे दीवाना बना लिया था। मैं बहुत सुंदर थी और वो मेरी सुंदरता देखकर हमेशा मुझसे फ्लर्ट करता रहता था। दूध देने के बहाने दरवाजे पर खड़े होकर मैं उससे काफी देर तक बातें करती रहती थी। एक दिन मेरी जेठानी को मुझ पर शक हुआ तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम दूध वाले से दरवाजे में खड़े होकर क्या बातें करती रहती हो। मैंने उनसे कहा कि मैं उससे कोई बात नहीं करती, वो खुद ही मुझसे कोई ना कोई बात करता रहता है। मेरी बात पर मेरी जेठानी ने अगले दिन कपिल को डांट लगाई और कहा कि यहाँ दूध देने आते हो तो अपना काम करो और चले जाओ, ज्यादा हमसे फ्री होने की जरूरत नहीं है। मेरी जेठानी ने मुझे भी समझाया था कि इससे दूर ही रहना, लेकिन मैं अब कपिल के बिना कहाँ रह सकती थी। मैंने कपिल को एक दिन खामोशी से अपना मोबाइल नंबर दे दिया था और अब मेरी उससे फोन पर बात होती रहती थी। दिन में तो मैं ज्यादातर सब लोगों के बीच होती थी, इसीलिए रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती तो कपिल को फोन लगा लिया करती थी और इस तरह हम लोग सारी रात बातें करते रहते थे। एक बार कपिल ने मुझसे पूछा कि छोटे साहब आपके लिए वहाँ से कोई तोहफा भी भेजते हैं या नहीं। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि वो मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजते थे। मैंने कहा, तोहफा तो अभी तक तुमने भी मुझे नहीं दिया है। इतने दिन हो गए हैं हमें बात करते हुए, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कपिल कहने लगा कि आप मुझे बताओ तो सही, आपको क्या चाहिए? आपके लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे चांद तारों की जरूरत नहीं है, मुझे तो सोने के कंगन की जरूरत है। मुझे सोने के कंगन बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? कपिल कहने लगा कि सोने के कंगन तो बहुत महंगे हो जाएंगे, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, आपकी खातिर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। सोने के कंगन के लिए मैंने कपिल से इसलिए कहा था क्योंकि मेरे जेठ ने जेठानी को एनिवर्सरी के गिफ्ट में सोने के कंगन दिए थे और तभी से मेरे मन को कंगन की लग गई थी। मैंने अपने पति से फोन करके कहा कि मुझे सोने के कंगन चाहिए, तुम कुछ भी करके मुझे इतने पैसे भेजो कि मैं वो खरीद सकूं। तो मेरा पति कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि गोल्ड कितना महंगा है? अभी मैंने 40,000 रुपए भैया को भेजे हैं घर खर्च के लिए, मैंने अपने लिए भी पैसे नहीं रोके और तुम्हारा कहना है कि मैं तुम्हें सोने के कंगन दिलवा दूं? पहले मेरी सैलरी तो ज्यादा हो जाए तभी तो दिलवाऊंगा। मैंने कहा कि तुमने अपने भैया को 40,000 रुपए क्यों भेजे हैं? तुम्हें वो पैसे मुझे देने चाहिए थे, उन पर मेरा हक है। मेरा पति कहने लगा कि नहीं, अभी उन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिस दिन हम अपने घर में नहीं चले जाते तब तक मेरी कमाई पर सिर्फ मेरे भाई का ही हक है। मैंने कहा कि हम लोग उनके घर में रहते हैं तो क्या तुम्हारे पैसे भी उनके ही होंगे? मेरा पति कहने लगा कि हाँ, ऐसा ही होगा। तुम उस घर में रहती हो, उस घर का हर सामान इस्तेमाल करती हो, खाना पीना करती हो, वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों सैलरी भेजूंगा? सब कुछ तो मेरे भैया करते हैं, वो सैलरी भी उन्हीं के पास जानी चाहिए ना। मैंने तो अपने माथे पर हाथ मार लिया था कि ना जाने कैसे इंसान से मेरा पाला पड़ा था। इस इंसान ने तो मुझे पाई पाई से तरसा दिया था। जिस दिन से मेरा पति मुंबई गया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ अपने जेठ और जेठानी पर ही निर्भर थी। मेरा सब कुछ वही लोग किया करते थे और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरे पास इतने पैसे रहा करें कि मैं अपना अच्छा बुरा खुद देख सकूं, ढेर सारी शॉपिंग करूं, पैसों का इस्तेमाल जिस तरह से चाहे मैं खुद करूं।
मेरे तो बहुत सारे सपने थे जो मेरा पति मुंबई जाने के बाद चूर चूर कर चुका था। ऊपर से जिस घर में हम रहते थे वो घर भी मेरी जेठानी की देन थी। न जाने मेरे पति का अपना क्या था। मैंने देखा था कि मेरी जेठानी के पास बहुत सारे जेवर हैं। उनकी तिजोरी जेवर से भरी रहती थी। मेरे जेठ का काम बहुत अच्छा था। मेरे जेठ चाहते तो अपने भाई को अपनी दुकान पर भी नौकरी दे सकते थे, लेकिन उनको तो हमेशा मेरे पति को जिम्मेदारियां ही सिखानी रहती थी। मेरे जेठ जेठानी की अच्छी जिंदगी गुजरते हुए देखकर मुझे अजीब सी जलन महसूस होती थी। मेरी जेठानी की जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने कपिल से अपना रिश्ता गहरा कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो सच में मेरे लिए सोने के कंगन लेकर आएगा। मैंने तो सोचा था कि वो एक मामूली सा दूध वाला ही तो है, मगर उसने तो मुझसे फोन पर कहा था। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब बताओ सोने के कंगन में कब और कैसे आपको खुद अपने हाथों से पहनाऊं। उसकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहने लगा कि आपको यकीन नहीं आता तो मैं कल उन्हें आपकी तरफ लेकर आ जाऊंगा। मैं तो खुशी के मारे झूम उठी थी और अगले दिन उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा था कि वो मुझे कंगन अपने हाथों से पहनाना चाहता है, मगर मेरी जेठानी घर में होती थी और अब तो दूध भी वही लिया करती थी। लेकिन मुझे किसी भी तरह कपिल से मिलना था, इसलिए मैंने उसे मैसेज कर दिया था कि मैं अपने कमरे की खिड़की खोल कर रखूंगी, तुम पीछे की साइड से कमरे में आ जाना। पीछे की साइड में ही मेरा कमरा था और मेरे कमरे की खिड़की ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी, इसलिए कपिल आसानी से मेरे कमरे में आ सकता था। और फिर मैंने पीछे वाली खिड़की से उसे अपने कमरे के अंदर बुला लिया था। उसने मुझे वो कंगन दिखाए। वो तो बेहद खूबसूरत थे और सोने के ही बने हुए थे। वो मुझे अपने हाथ में लेकर दिखाने लगा था। जैसे ही मैंने उनको छूने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया था। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, इनको पहनने की इतनी भी क्या जल्दी है, मैं इन्हें अपने हाथों से आपको पहनाऊंगा और फिर आपको मुझसे एक वादा भी करना होगा। मैंने कहा कि कैसा वादा? तो वो कहने लगा कि जिस तरह से आज आपने मुझे अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाया है, इसी तरह से आप हमेशा मुझे अपने कमरे में बुलाती रहोगी। मैंने कहा लेकिन ये तो खतरे से खाली नहीं है, किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा? वो कहने लगा कि जब किसी ने देखा तो तब की तब देखी जाएगी, मगर जैसा मैं कहता हूँ आपको वैसा ही करना होगा। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने अपने हाथ उसके आगे कर दिए तो उसने अपने हाथों से बड़े प्यार से मुझे कंगन पहनाए थे। अगले दिन जब मैं वो कंगन पहनकर अपनी जेठानी के सामने गई तो उन्होंने मेरे हाथों पर गौर किया और कहने लगी कि ये कंगन किसके हैं और ये तुम्हें किसने दिए हैं, ये तो सोने के लग रहे हैं। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या जवाब दूं। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे मायके से कुछ भी नहीं आया था। मैं अभी खड़ी हुई सोच ही रही थी कि अपनी जेठानी को क्या जवाब दूं। इतनी ही देर में घर का दरवाजा बजा। मेरी जेठानी दरवाजा खोलने के लिए गई तो घर में मेहमान आए थे। मेहमानों में जब उनका ध्यान बटा तो मैं फौरन ही अपने कमरे में चली गई और कंगन उतार कर अलमारी में रख दिए। उसकी जगह मैंने दूसरे आर्टिफिशियल कंगन पहन लिए थे और फिर मैं उनके सामने आई। जब मेहमान चले गए तो मेरी जेठानी ने दोबारा से मेरे हाथों पर गौर किया। वो कहने लगी कि ये कंगन तुम्हें किसने दिए? मैंने कहा भाभी ये कंगन तो मेरे अपने हैं। मेरी जेठानी ने जब उन कंगन को गौर से देखा तो वो कहने लगी ये वो नहीं है जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे हाथों में देखे थे। मैंने कहा भाभी ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास सोने के कंगन कहाँ से आएंगे? आपको गलत फहमी हुई होगी। मेरी जेठानी सोच में पड़ गई थी, मगर मैं उन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब रही थी। अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन पीछे वाली खिड़की से कपिल को अपने कमरे में बुला लिया करती थी। अब वो जैसा कहता मुझे वैसा ही करना पड़ता था। मैं भी उससे जिस चीज की डिमांड करती वो मुझे वही चीज लाकर दिया करता था, लेकिन उसके बदले में मेरे साथ वक्त बिताया करता था। मुझे कपिल के साथ वक्त गुजारना अच्छा भी लगता था, क्योंकि मेरा पति तो जब से यहाँ से गया था वापस आने का ना तो नाम ले रहा था और ना ही उसको मेरी कोई फिक्र थी। वो अपने काम में इतना बिजी हो चुका था कि वो काम करता रहता था और अपने पैसे अपने बड़े भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहता था। इससे अच्छा तो कपिल था, जो कहने को तो दूध वाला था, मगर गांव में उसकी बहुत सारी जमीनें थी, गाय भैंसे थी। वो सुबह सवेरे अपने गांव से दूध लेकर शहर आता और यहाँ के सारे लोगों के घरों में दूध दिया करता था। कपिल को जब भी मुझसे अकेले में मिलना होता मैं उससे कोई ना कोई गिफ्ट की डिमांड कर दिया करती थी और वो मेरी खातिर सब कुछ करता था। काफी देर तक वो मेरे कमरे में वक्त गुजार कर जाता था। रात को भी मैं सारी रात
उससे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। मेरा पति मुझे फ़ोन करता और अगर मेरा नंबर बिजी जाता तो मैं उससे कह दिया करती थी कि मैं अपने मायके में बात कर रही थी। मेरे पति को अभी तक मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था। शक अगर होता तो मेरी जेठानी को होता था। कपिल मुझे जो गिफ्ट देता वो मैं अपनी जेठानी से ज्यादातर छुपा कर रखती थी। कपिल हमेशा सोने की चेन पहनता था। मुझे उसकी वो चेन बहुत पसंद थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे ये चेन चाहिए, ये तो बहुत सुंदर है। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको ऐसी ही चेन लाकर दे दूंगा और 2-3 दिन के बाद उसने मुझे बिल्कुल उसी तरह की चेन लाकर दी थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं जब अपने कमरे के अंदर आती तब उस चेन को पहन लिया करती थी और अगर कभी मुझे कमरे से बाहर निकलना होता तो चेन को ज्यादातर छुपाकर ही रखती थी। मेरी जेठानी को मुझ पर और कपिल पर शक न हो, इसलिए काफी समय से मैं दरवाजे में जाकर कपिल से दूध नहीं ले रही थी। जैसे ही दरवाजा बजता तो मेरी जेठानी खुद ही पतीला लेकर आगे बढ़ जाती थी। जब कपिल मेरे कमरे में आता तो मैं कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरीके से बंद कर देती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में कपिल के साथ मौजूद थी, तभी मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा। दरवाजे पर मेरी जेठानी मौजूद थी। मैं घबरा गई कि मुझसे क्या काम आ गया उनको। मेरी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उस समय कपिल और मैं बातें कर रहे थे। मैंने कपिल से कहा कि तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। कपिल जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। मैंने जल्दी से अपने बाल ठीक किए, अपना हुलिया ठीक किया और घबराकर जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल दिया। मेरी जेठानी चौंकती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ है भाभी, आपको क्या मुझसे कोई काम था? तो वो कहने लगी कि तुम किससे बातें कर रही थी और इतनी देर में दरवाजा क्यों खोला? मैंने कहा कि वो मैं अरुण से बातें करने में बिजी थी, मुझे दरवाजा बजने की आवाज नहीं आई। मेरी जेठानी कहने लगी, लेकिन अरुण का फोन तो मेरे पास आया है, वो तुम्हें कब से फोन कर रहा है, तुम कॉल रिसीव ही नहीं कर रही, इसलिए उसने मुझे कॉल की और कहा कि मैं उसकी तुमसे बात करवा दूं। अपनी जेठानी की बात सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं उनका नंबर ट्राई ही कर रही थी, उनका भी नंबर बिजी जा रहा था, शायद वो आपसे बात कर रहे होंगे। मेरी जेठानी की नजर अचानक खिड़की पर गई। वो कहने लगी कि ये खिड़की तुमने क्यों खोली है? इस खिड़की से कोई भी अंदर दाखिल हो सकता है, इसमें तो ताला लगा हुआ था, तुमने उसको खोल लिया? मैंने कहा कि जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी इसीलिए मैंने खोल लिया। मेरी जेठानी कहने लगी कि कमरे में एसी है, तुम्हें गर्मी लग रही थी तो तुम एसी भी तो ऑन कर सकती थी। उन्होंने तो झट से खिड़की बंद कर दी और उसमें ताला लगा दिया। कहने लगी कि आइंदा इसे मत खोलना और अरुण से बात कर लो, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। ये कहकर मेरी जेठानी कमरे से चली गई थी। मैंने जल्दी से गहरी सांस ली और अपने पति से थोड़ी देर फोन पर बात कर ली थी। अब मुझे डर लगने लगा था कि इस खिड़की से कपिल को घर के अंदर बुलाते हुए कई दिन हो गए थे। मेरी कपिल से सिर्फ फोन पर ही बात हो रही थी और वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। उसने कहा, तो अब तुम मुझे धोखा देने लगी हो, तुम मुझसे इतने सारे गिफ्ट ले चुकी हो और उसकी कीमत मुझे नहीं दे रही। मैंने कहा, अगर उस दिन हम पकड़े जाते तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती, कुछ दिन और रुक जाओ। मेरी जेठानी घर से बाहर कहीं जाएंगी तो मैं तुम्हें घर के अंदर बुला लूंगी। मैं अब खिड़की से तुम्हें नहीं बुला सकती। उन्होंने उस पर ताला लगा दिया और चाबी वो अपने साथ ले गई। अब कभी कभी मैं अपनी जेठानी की जगह दरवाजे पर दूध लेने के लिए खुद चली जाती तो कपिल बार बार मेरा हाथ पकड़ता और कहता, मुझे तुमसे अकेले में मुलाकात करनी है, कुछ भी करके अकेले में मिलो। लेकिन मेरी जेठानी को काफी दिन हो गए थे, वो कहीं जा ही नहीं रही थी। एक दिन रात के समय खाना खाने के बाद मेरे जेठ मेरी जेठानी से कहने लगे कि काफी दिन हो गए हैं, तुम अपने मायके नहीं गई हो, तुम्हारे घर से मेरे पास फोन आया था। उनकी इस बात पर मेरी जेठानी ने जवाब दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता अंजना को घर में अकेले छोड़कर जाते हुए। मैंने कहा, भाभी, आपको मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, आप आराम से कल अपने मायके चली जाइए और 1-2 दिन रुक कर आइएगा। जेठानी कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी मैं वहाँ रुकने के लिए नहीं जा सकती, तुम्हें तो पता है ना कि प्राची के एग्जाम्स चल रहे हैं और उसे ट्यूशन भी जाना होता है, इस समय बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैंने कहा, भाभी, तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, आप प्राची को मेरे पास छोड़कर चली जाना, मैं उसे सुबह स्कूल भी भेज दूंगी और वो ट्यूशन भी चली जाया करेगी। मेरे जेठ ने कहा कि अंजना ठीक ही तो कह रही है, वो प्राची का ख्याल रख लेगी, हम लोग कल तुम्हारे मायके चलते हैं, कई दिनों से तुम्हारे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी जेठानी कहने लगी कि अच्छा, तो फिर कल हम लोग चलते हैं। मेरी जेठानी अपने मायके 2 दिन के लिए जाने वाली थी
और तब तक मुझे उनकी बेटी का ख्याल रखना था। मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कपिल से अकेले में मुलाकात करने का, इसलिए मैंने रात को ही कपिल को सब कुछ बता दिया था और उससे कहा था कि कल तुम 11 बजे तक यहाँ आ जाना। अगले दिन सुबह के 9 बजे तक प्राची स्कूल चली गई थी और 10 बजे तक मेरे जेठ जेठानी घर से निकल गए थे। अब मैं घर में अकेली थी। उनके जाने के आधे घंटे के बाद ही मैंने कपिल को घर पर बुला लिया था। घर के अंदर आते ही कपिल ने झट से मुझे गले लगाया और फिर उसके बाद हम दोनों कमरे में चले गए थे। काफी देर तक हम दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा था। कपिल मेरे बराबर में ही बैठा हुआ था। मैंने उसके हाथों में अपने हाथ थाम लिए, उसके कंधे पर अपना सर रख लिया और उससे कहने लगी कि आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे। मुझे तो अब ये चूहा बिल्ली का खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मैं थक चुकी हूँ ये सब करते करते। कपिल कहने लगा कि काश तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई होती तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखता। एक तुम्हारा पति है जो इतनी सुंदर पत्नी को यहाँ छोड़कर खुद मुंबई में बैठा हुआ है। अपने पति का तो नाम भी मुझे बुरा लगता था क्योंकि वो इंसान कुछ भी करने के लायक नहीं था। कपिल कहने लगा कि जब तक तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे साथ अपना वक्त गुजार सकती हो। मुझे भी तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। अभी हम दोनों यही बातें कर रहे थे जब अचानक मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई तो मैंने देखा कि स्कूल की ड्रेस में और कंधों पर बैग लिए मेरी जेठानी की बेटी प्राची दरवाजे पर खड़ी हुई थी। हम दोनों को बड़ी गौर गौर से देख रही थी। शायद वो हम दोनों के बीच होने वाली बातों को भी सुन चुकी थी। मैं घबराकर खड़ी हुई और उसके करीब गई। मैंने कहा कि प्राची तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? वो कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। वो तो बस लगातार कपिल को ही देखे जा रही थी। मैंने कहा प्राची बेटा बताओ ना क्या बात है, चलो हम बाहर चलते हैं। मैं उसे कमरे से बाहर लेकर चली गई। मैंने उससे फिर पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? तो वो कहने लगी कि स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी इसीलिए। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ और अपने कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं फौरन ही कपिल के पास गई। मैंने उससे कहा कि कपिल बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अगर प्राची ने घर के सब लोगों को तुम्हारे बारे में बता दिया तो क्या होगा? और मुझे उम्मीद है कि वो बता देगी कि सबके जाने के बाद मैं तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर बैठी हुई थी। मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मेरी खैर नहीं है। और अरुण तो मुझे जान से ही मार डालेगा। कपिल कहने लगा कि तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा कि मैं इतनी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी ही तो मदद कर रहा हूँ। वो घर से चला गया था, न जाने वो कहाँ गया था। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी और इधर से उधर टहल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो घर आया तो उसने मुझे एक दवाई का पैकेट दिया था। उसने कहा कि ये दवाई पानी में मिलाकर इस लड़की को पिला दो, बस उसके बाद मैं खुद देख लूंगा कि इस लड़की का क्या करना है। मैंने कहा कि ये किस तरह की दवाई है? कपिल कहने लगा कि जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही करो। मैंने कपिल के कहने के मुताबिक पानी में वो दवाई मिलाकर और पानी ले जाकर प्राची को दिया। प्राची को शायद बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने झट से मेरे हाथ से गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया था। थोड़ी देर गुजरी कि प्राची को चक्कर आने लगे। मैंने उसे पकड़ा, वो चकरा कर जमीन पर गिरने जा रही थी। मैं उसे बार बार कह रही थी कि प्राची क्या हुआ, क्योंकि मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इतनी ही देर में कपिल कमरे के अंदर आया और कहने लगा कि ये लड़की बेहोश हो गई है, इसे कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो, मैं इसे अभी और इसी समय लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा मगर तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? आखिर तुम क्या करना चाहते हो? कपिल कहने लगा कि अगर ये जिंदा रही तो तुम्हारी और मेरी सच्चाई सबके सामने खुलकर आ जाएगी। तुम्हें अगर इस राज को दबाना है तो हमें इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। मैंने कहा कि इसके साथ क्या करोगे? क्या तुम इसे मारना चाहते हो? वो कहने लगा कि मैं इसको नहीं मारूंगा, ये खुद ब खुद मर जाएगी और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा कि इस लड़की को बोरे में बंद कर देते हैं और इसे छुपाकर मैं किसी नदी में फेंक आता हूँ। ये लड़की मर जाएगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ गई और इसके साथ क्या हुआ। मैंने कहा लेकिन अगर किसी को हमारे बारे में कुछ पता चल गया तो कपिल कहने लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अब जल्दी से तुम कोई बड़ा सा बोरा लेकर आओ। मैंने बोरा लाकर कपिल को दे दिया था। कपिल ने प्राची को बोरे में बंद किया और अपनी गाड़ी में ले जाकर वो उसे नदी में फेंक आया था। मैं बहुत घबराई हुई थी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
कपिल भी दोबारा घर वापस नहीं आया। मैंने उसे फोन किया तो वो कहने लगा कि अब सारी सिचुएशन को तुम हैंडल करो, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। शाम के 4 बज चुके थे। वो बेचारी बच्ची मेरे चक्कर में अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी जेठानी को फोन किया और उनको बताया कि शाम के 4 बज चुके हैं, प्राची अभी तक स्कूल से घर वापस नहीं आई। ये खबर सुनकर वो लोग घबरा गए थे और 1 घंटे बाद ही वो दोनों फौरन घर वापस आ गए। वो उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे जेठ फौरन ही उसे स्कूल में तलाश करने के लिए चले गए तो वहां पर पता चला कि वो तो छुट्टी के समय यहाँ से निकल गई थी। मेरी जेठानी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। प्राची उनकी इकलौती बेटी थी, वो उससे बहुत प्यार करती थी और मेरे जेठ अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। मेरे जेठ ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की कंप्लेंट पुलिस में भी दर्ज करवा दी थी। इस दौरान कई दिनों तक मैंने कपिल से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। अपनी भतीजी के गायब होने की खबर सुनकर 2 दिन बाद मेरा पति भी वापस आ गया था, क्योंकि घर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके साथ साथ भी मुझे परेशान होने की एक्टिंग करनी पड़ रही थी और मैं सबको तसल्ली दे रही थी ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया। प्राची को उसके स्कूल में, उसके रिश्तेदारों के यहाँ, उसके दोस्तों के यहाँ, बल्कि आस पड़ोस में भी हर तरफ ढूंढ लिया गया था। प्राची का कोई पता नहीं चल सका था। इधर मैं अपने पति के आने के बाद सारा वक्त अपनी जेठानी के साथ गुजारती थी ताकि मेरे पति को ये न लगे कि मैं ज्यादातर पहले अपने कमरे में ही बंद रहा करती थी और इस समय मेरी जेठानी को मेरी जरूरत भी थी, क्योंकि रोते रोते उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसी तरह 25 दिन गुजर गए थे और प्राची के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था। जिंदगी जब रूटीन पर आई तो कपिल भी हमारे यहाँ दूध देने के लिए आने लगा था। अब घर के सारे काम मैं ही करती थी, क्योंकि मेरी जेठानी को तो अपना कोई होश ही नहीं था। सारे दिन घर के काम करते करते मैं थक कर रह जाती थी। मेरा पति अभी मुंबई नहीं जा रहा था। मैं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द मुंबई चला जाए और उसके बाद मैं कपिल के साथ दोबारा से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दूं। कपिल भी मुझसे बात करने के लिए और मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। घर में इस दौरान मेरा पति था। मैं उससे फोन पर भी बात नहीं कर सकती थी। एक दिन कपिल ने मुझे फोन किया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुमने मुझसे मुलाकात नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें घर में नहीं बुला सकती और मैं तुमसे फोन पर भी बात नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता कि मेरा पति आया हुआ है और तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? प्राची की जान तुमने ली है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम क्या करने वाले हो और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वो कहने लगा कि ये सब कुछ किया तो मैंने तुम्हारी खातिर ही है ना। अगर तुम मुझे नखरे दिखाओगी तो मैं सारा इल्जाम तुम पर लगा दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि कल मुझसे मिलने के लिए आ जाना। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कपिल से मना भी किया था कि मैं नहीं आ सकती, मगर वो मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मजबूरन मुझे अपने पति की आंखों में धूल झोंककर कपिल से मिलने के लिए जाना ही पड़ गया था। मैंने घर से बहाना बनाया कि घर पर मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। कपिल ने मुझे एक होटल में बुलाया था। वहां जब मैं उससे मिलने के लिए गई तो वो कमरे में मौजूद था। थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा बजने लगा। कपिल ने जैसे ही कमरा खोला तो कपिल को धकेलता हुआ अरुण कमरे के अंदर आया था। अरुण को वहां देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि अरुण को कैसे पता चला कि मैं यहाँ कपिल के साथ हूँ। अरुण ने वहीं पर कपिल को मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस भी वहां पर आ गई थी। पुलिस को देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे जेठ जेठानी भी वहां पर आ गए थे। मेरे पति मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने गुस्से से कहा कि इसे भी अरेस्ट कर लिया जाए। मैंने कहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम ये क्यों कर रहे हो अरुण? मैंने कुछ नहीं किया। अरुण कहने लगा कि मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? तुम तो यहाँ अपने आशिक से मिलने के लिए आई थी ना। मुझे देखकर अब डर रही हो? मैं रोने लगी थी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मेरी जेठानी कहने लगी कि मुझे तुम पर काफी दिनों से शक था। मुझे लगता था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि अक्सर मैंने तुम्हारी आवाज तुम्हारे कमरे से आती हुई सुनी थी और उस समय तुम्हारा पति मुझे फोन कर दिया करता था। कहता था कि तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा है। तुम अगर अपने पति से भी बात नहीं करती थी तो किससे करती थी? इस बात का पता मैंने कई बार लगाने की कोशिश की, मगर मैं हर बार नाकाम रही। मैंने ये बात अरुण को भी कई बार बताई तो उसको मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। लेकिन प्राची के गायब होने के बाद जब अरुण आ गया
और कुछ समय के बाद उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी तो उसे अलमारी से तुम्हारा वो सामान मिला था जो तुम्हें ये कपिल दिया करता था। वो सामान खामोशी से अरुण ने तुम्हारी अलमारी से गायब कर लिया और वो मेरे पास लेकर आया। ये सामान तुम्हें किसने दिया था मैं अब भी नहीं समझ पाई थी, क्योंकि वो बहुत कीमती सामान था, इसलिए शक आना तो बहुत मामूली सी बात है। मगर उसमें से एक चीज ऐसी थी जिसे मैं फौरन ही पहचान गई थी। वो थे वो कंगन जिनके बारे में तुमने मुझसे झूठ बोला था और मुझे बेवकूफ बनाया था। बस उसी दिन से अरुण ने तुम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब कई दिनों के बाद कपिल दूध लेकर आया तो कपिल की मुलाकात अरुण से हुई। उसने उस सामान में से सेम मिलती हुई चेन कपिल के गले में देखी तो अरुण को यकीन हो गया था कि हो ना हो ये दूध वाला ही है जिससे तुम बात करती हो। इसलिए अरुण और मैं तुम पर नजर रखने लगे थे। लेकिन आज जब तुम खामोशी से कपिल से फोन पर बात कर रही थी तब भी मैंने तुम्हें बात करते हुए देख लिया था और तुम्हारी सारी बातें भी सुन ली थी, जिसमें तुमने मेरी बेटी के बारे में भी बातें की हैं। इसलिए मैं और कपिल तुम्हारा पीछा करने के लिए मजबूर हो गए और हमने पुलिस को भी बुला लिया ताकि अब पुलिस तुमसे अपने तरीके से पूछताछ करे कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अभी भी कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है वो कपिल ने किया है। मेरी इस बात पर कपिल को गुस्सा आ गया। कपिल चिल्लाते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हारे ही राज पर पर्दा डाला है, तुम्हें ही तो मैं बहुत अच्छा लगता था और कितने समय से तुम मुझे लूट रही हो। एक मुलाकात के बदले हर बार मैं कोई न कोई कीमती चीज मंगाती थी। मैं तुमसे मिलना बंद नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस बच्ची को नदी में फेंक दिया। ये बात सुनकर तो जैसे मेरी जेठानी ने अपने मुंह पर हाथ लगा लिया था और मेरे जेठ को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से कपिल के पास गए और उन्होंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। पुलिस वालों ने उन दोनों को अलग करवाया था। फिर पुलिस ने कहा कि अब जो भी बात है दोनों खामोशी से बता दो। मैंने रोते हुए बताया कि मैं और कपिल घर में एक दूसरे के साथ अकेले थे। उसी समय प्राची ने हमें देख लिया था। प्राची हम दोनों के बारे में किसी को बता न दे, इसलिए ऐसा हो गया। मेरी जेठानी को बहुत गुस्सा आया। वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानती थी, मगर तुमने अपने आशिक के साथ मिलकर ये क्या कर दिया। तुम लोगों के चक्कर में मेरी बेटी की जान चली गई। आखिर मेरी मासूम सी बच्ची की क्या गलती थी। मेरा पति भी बहुत गुस्से में था। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारी ही जिंदगी संवारने के लिए मुंबई चला गया था। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी लालची हो कि मेरे जाने के फौरन बाद ही इस मामूली से इंसान को अपने प्यार के जाल में फंसा लोगी। मुझे अरुण की बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये कोई मामूली सा इंसान नहीं है। भले ही ये मुझसे मुलाकात करने के लिए मुझे कीमती सामान दिया करता था, मगर मेरा हर कहना मानता था। और तुम्हारा अपना क्या है, तुम खुद किसी काबिल नहीं हो। तुम्हें कभी अपनी पत्नी की फिक्र नहीं हुई। हमारी शादी को 4 महीने हो चुके हैं, अब तक तुमने मुझे दिया ही क्या है। अगर तुम मुझे खुश रखते तो शायद मैं किसी और के संबंध में न बनती। हम दोनों अपनी अपनी गवाही दे चुके थे। कपिल और मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। जिस नदी में कपिल ने प्राची की लाश को फेंका था, पुलिस ने उसी नदी में प्राची को बहुत तलाश किया। फिर फाइनली प्राची की लाश मिल गई थी, मगर प्राची इस दुनिया से जा चुकी थी। लालच बहुत बुरी बला है। सही वक्त पर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। हो सकता है कि मैं सारी जिंदगी लालच करती रहती, मैं अपने पति को कभी नहीं समझ पाई। मेरा पति जो मुझसे थोड़ा सा वक्त मांग रहा था सब कुछ ठीक करने के लिए, मगर मुझसे इंतजार नहीं हुआ। इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने पति का भरोसा तोड़ा और अपनी जेठानी की गोद को उजाड़ दिया। कपिल तो था ही ठरकी। अपने मजे के लिए उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। वो ऐसा इंसान था जो दूसरी औरतों के पास जाता था, वहां भी उसे पैसे देने पड़ते थे। इसलिए उसने मेरी डिमांड्स को पूरा करना ज्यादा बेहतर समझा। मगर मैं लालच की वजह से अंधी हो चुकी थी। मुझे दिखाई ही नहीं दिया कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी कितने अच्छे परिवार में की है। अगर मैं अपने अच्छे परिवार को अच्छी तरह से समझती तो शायद आज मैं जेल में ना बैठी होती। आज मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ और जेल से ही आप लोगों को अपनी ये कहानी भेज रही हूँ। जब इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे सच और अपने कर्तव्यों को भूल जाता है तब उसका अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। मेरी गलतियों ने न केवल मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि एक मासूम बच्ची की जान भी ले ली। जब तक मैंने अपनी गलतियों को समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धोखा और स्वार्थ से किए गए फैसले इंसान को हमेशा पछतावा ही देते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा सबसे बड़ा धन है। अगर आप अपने रिश्तों को संभाल नहीं सकते तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सच चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो एक दिन जरूर सामने आ जाता है और उसका परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ता है।
ये कहानी हर किसी को ये समझाती है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्यों और रिश्तों को अनदेखा करना जीवन में सिर्फ विनाश लेकर आता है। गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।